जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आज फिर एक नए वीडियो पर आपका स्वागत है। और आज ये हिंदी के प्रश्नों की तीसरी सीरीज है। हिंदी प्रश्नोत्तरी का भाग 3 है और भाग 3 में भी हम पिछले श्रृंखलाओं की तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और उनसे बहुत ही कुछ हम सीख लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ बहुत ही अच्छे, बहुत ही चुने हुए प्रश्नों को। साथ ही अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह में प्रश्नोत्तरी भाग 3 का पहला प्रश्न है। तो पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा अघोष वर्ण है। ऑप्शन में आपको 4 अक्षर दिए गए हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है घा, ऑप्शन बी में दिया गया है झा, सी में खा और डी में भा। ये 4 अक्षर दिए गए हैं। इनमें से एक ही अक्षर ऐसा है जो कि अघोष है, बाकी अघोष कोई और नहीं है। तो वही ऑप्शन आपको चुनना है और आपको पता करना है क्या अघोष में घा आता है, झा आता है या फिर खा आता है या भा आता है। इनमें से कौन सा वर्ण ऐसा है जो अघोष वर्ण है। तो अगर घोष अघोष की वीडियो को आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपके लिए हो सकता है सोचना पड़ रहा होगा, लेकिन आपने यदि हमारे घोष अघोष की वीडियो को देखा होगा तो अभी आप उंगलियों पर गिन करके जान गए होंगे कि कौन सा घोष वर्ण है। तो घोष अघोष की वीडियो को जरूर देखिएगा। और इसमें कैसे पहचानेंगे कौन सा घोष वर्ण है, तो उसके लिए हमने आपको उंगलियों पर बताया था और बताया था कि आपकी जो पहली उंगली है और जो दूसरी उंगली है, तीसरी उंगली है, चौथी उंगली है और पांचवी उंगली है, इन पांचों उंगलियों पर आप घोष अघोष को जानते हैं। पांचों उंगलियों के सहारे आप घोष अघोष को गिन सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अघोष में। तो पहली उंगली में और दूसरी उंगली में, इन दोनों उंगलियों में जो वर्ण आते हैं वो अघोष के आते हैं। इसके लिए आपने हिंदी के वर्गों को पढ़ा होगा और वर्गों में आप वर्ग के 5 अक्षरों को जाना होगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे वर्गों के अक्षरों को। तो प्रत्येक वर्गों का जो पहला अक्षर है और जो दूसरा अक्षर है, यानी पहली उंगली और दूसरी उंगली, इसमें आपका अघोष वर्ण आता है। और इसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा जो वर्ण है वो सभी घोष वर्ण होते हैं। तो देखते हैं कि पहले दूसरे वर्णों में से इन चारों ऑप्शन में कौन सा वर्ण है। पहला दूसरा वर्ण का मतलब होता है का खा या फिर चाछा, टाठा, ता था या फिर पा फा, पहला दूसरे वर्ण होता है। तो देखते हैं इसमें से कहाँ पर दूसरा वर्ण है। तो यहाँ देखिए जो घा है, ये घा, का खा गा घा चौथे नंबर का अक्षर है, तो ये नहीं होगा। इसको देखते हैं तो चा छा जा झा, ये भी चौथे नंबर का अक्षर है, ये भी नहीं होगा आपका। और चौथा ऑप्शन देख लेते हैं पा फा बा भा, ये भी चौथा अक्षर है, तो भी आपका नहीं होगा। इसको देखते हैं तो का खा, ये आपका दूसरे नंबर का अक्षर है और यही आपका सही ऑप्शन होगा। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि पहले क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, जिसमें एक अक्षर दूसरा अक्षर दिया गया है खा। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। आइए अब देखते हैं अपने इस श्रृंखला का दूसरा क्वेश्चन कि दूसरे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। और दूसरे क्वेश्चन में बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अत्याचार में, यानी अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अत्याचार शब्द में उपसर्ग पूछा गया है। तो इसमें उपसर्ग को सबसे बढ़िया तरीका होता है पहचानने का। कैसे हम पहचानते हैं, तो उपसर्ग को पहचानने का जो बढ़िया तरीका है वो सबसे पहले हम जो मूल शब्द होता है उसको निकाल लेते हैं, अलग कर लेते हैं। तो अत्याचार में एक शब्द यहाँ बड़ा आ है और चार है, यानी आचार आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा। तो आचार को हम अलग जब निकालेंगे तो जो भी बचेगा वो आपका उपसर्ग होगा। तो अब हमको देखना ये है कि आचार में
कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है। तो इसमें अगर हम देते हैं तो आचार शब्द में यहाँ जो बचा है वो वैसे तो देखने में मित्रों आ, आधाता और या बचा हुआ है। इसमें जो बचा हुआ है वो आपका छोटा आ है, आधाता है और या है। यहाँ पर आधा या बचेगा क्योंकि या का बड़ा आ जो है इधर चला आता है, तो ये आधा या होगा। हलंत लग गया, इसका मतलब अक्षर आपका आधा हो गया। तो ये है कहानी, ये आपका उपसर्ग है और ये आपका मूल शब्द है। तो आप सोच रहे होंगे क्या आत्य कोई उपसर्ग होता है, क्या आत्य कोई उपसर्ग है? जी हाँ, आत्य नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमको जाना होगा संधि के नियमों पर, क्योंकि यहाँ बड़ा आ है और यहाँ बना बनाया है आपके शब्द में या। एक संधि है हमारी जिसे कहा जाता है यण संधि। यण संधि का नियम है कि जब भी ई के बाद कोई अन्य स्वर आए, ई ना आए, ई के अलावा कोई भी दूसरा स्वर आए, अन्य स्वर आए, तो ई के स्थान पर या बन जाता है। तो यहाँ पर ई के स्थान पे या बना हुआ है, तो या के स्थान पे ई बना के हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका आ है और ये आधा ता है, और यहाँ जब ई बनाएंगे तो ता में मात्रा लग जाएगा, तो हो जाएगा आपका अति। और देख रहे हैं आप, ये शब्द भी आपका बन गया, उपसर्ग भी है अति। और इस प्रकार अति में आचार शब्द जुड़ा हुआ है। अति के बाद जब आचार को जोड़ेंगे तो आ के साथ जुड़ने के बाद ई जो है या बन जाता है संधि के अंतर्गत। अर्थात आचार में जो उपसर्ग है वो आपका अति उपसर्ग है। देखते हैं ऑप्शन में कहीं दिया गया है क्या। तो यहाँ अत्य है, यहाँ अति है, यहाँ अत्या है, यहाँ अति है। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी में ही दिया गया है आपका अति। तो अति को हम लोग सही करेंगे और दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आइए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, देखते हैं कि तीसरे प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है। तो तीसरा जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। और यहाँ पर आपका रिक्त स्थान दिया गया है, यहाँ पर ये रिक्त स्थान है। यहीं पर आपको इन चारों विकल्पों में से एक विकल्प को चुनकर यहाँ पर रखना है और देखना है कि कौन सा विकल्प हम यहाँ रखेंगे तो हमारा सटीक उत्तर यहाँ पर फिट होगा और ये एक अर्थपूर्ण शुद्ध परिनिष्ठित भाषा में एक वाक्य बन जाएगा। तो बात करते हैं यहाँ, अगर हम परीक्षण को रखते हैं तो क्या वाक्य आपका बनेगा। अगर हम परीक्षण को रखते हैं तो चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर परीक्षण किया जाता है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में से परिगणन करते हैं, चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर परिगणन किया जाता है, ये भी गलत होगा। परिगणन माने गणना करना होता है। और ऑप्शन डी की बात कर लेते हैं, चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर परिमापन किया जाता है, तो ये भी गलत है, मापा नहीं जाता चुनाव क्षेत्रों को कभी। और देखते हैं ऑप्शन सी को, तो चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर परिसीमन किया जाता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका एकदम फिट बैठ रहा है, एकदम बढ़िया सेट हो रहा है और यही सही भी होगा। चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर परिसीमन किया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, परीक्षाओं में बहुत ही देखने को मिलता है, इसलिए हमने इसको इस श्रृंखला में शामिल किया। और यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का आपका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सी सही होगा। तो वाक्य आपका फिट हो जाएगा, बन जाएगा, चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर परिसीमन किया जाता है। तो ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपने अगले चौथे क्वेश्चन को। लेकिन चौथे क्वेश्चन को देखने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं, हाँ, अगर चैनल पर आप नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और मित्रों में इस वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपने चौथे प्रश्न को।
तो ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, एक बहुत ही फेमस समासिक शब्द यहाँ पर है और इसमें पूछा गया है कि पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है। क्या पीताम्बर शब्द में द्विगु समास है, क्या पीताम्बर शब्द में द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है, या फिर अव्ययीभाव समास है। कौन सा समास है आखिर पीताम्बर शब्द में। तो समास तो चल रहा है, अभी पढ़ा रहे हैं, आपने देखा होगा कुछ भागों को, अभी कुछ भाग बाकी है बनाना है। तो बात करते हैं कि पीताम्बर में कौन समास है। तो यहाँ पर एक पीत है, एक अंबर है। अंबर का मतलब वस्त्र होता है, पीत का मतलब कलर रंग होता है पीला, पीला अंबर इसका अर्थ निकलता है। लेकिन जब इसे हम तीसरे अर्थ के ले जाते हैं तो पीले अंबर वाले अर्थात श्री कृष्ण, पीले वस्त्र वाले अर्थात श्री कृष्ण। यहाँ कर्मधारय समास भी होता, लेकिन कर्मधारय ऑप्शन में है नहीं फिलहाल। तो ये तीसरा अर्थ दे रहा है। और याद रखिएगा ये किसी का पर्यायवाची भी है, जो भी पीला वस्त्र धारण कर लेगा उसी का ये पर्यायवाची है, उसी का पर्याय बन जाएगा। और जब किसी का पर्यायवाची हो, कोई पर्याय वाला शब्द हो, तो उसमें बहुब्रीहि समास होता है, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ पर्याय होता है, कोई तीसरा अर्थ होता है। तो इस प्रकार इसका जो राइट ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा, वो आपका ऑप्शन सी होगा। इसका ऑप्शन सी सही है, पीताम्बर शब्द में बहुब्रीहि समास है। तो ये हो गया आपका चौथा क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन को। तो ये रहा आपका पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है। पांचवें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। यहाँ पर वर्तनी का क्वेश्चन है और एक संख्या वाला शब्द है जो 30 31 के बाद आता है 32, उसे शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो हमको देखना है ऑप्शन में और चुनना है 32 के सही रूप को। ऑप्शन ए में दिया गया है 32, ऑप्शन बी में दिया गया है 32, ऑप्शन सी में 32 और ऑप्शन डी में 32। क्वेश्चन बहुत ही मार्के का है, देखना है इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो दो ऑप्शन तो अपने आप अलग हो रहे हैं, एक आपका ऑप्शन ए गलत लग रहा होगा आपको, एक ऑप्शन भी गलत लग रहा होगा। मित्रों, परीक्षा में भी यही होता है, जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हैं तो प्रत्येक प्रश्न में हमको दो ऑप्शन तो अपने आप गलत नज़र आते निकल जाते हैं और दो ऑप्शन में लड़ाई होती है। तो इसी प्रकार यहाँ भी सी और डी दोनों ऑप्शन में कौन सा सही है, क्या हम लोग 32 सही करेंगे या 32। तो भ्रांति है, हम लोग हमेशा 32 32 बोलते हैं, लेकिन 32 जो है वो वर्तनी की बात करें तो गलत है, 32 शब्द नहीं सही है। सही जो है वो आपका 32 है, ऑप्शन सी सही होगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी में जो शुद्ध रूप है वही सही सही संख्या का शब्द है, 32 सही है, 32 सही नहीं है। तो इस प्रकार हमने देखा एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पांचवें क्वेश्चन के रूप में। और अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने छठवें क्वेश्चन को। छठवें क्वेश्चन में एक शब्द दिया गया है अत्याचार। अभी आपने ऊपर इस शब्द को देखा होगा, उसमें उपसर्ग पूछा गया था। तो अत्याचार में कौन संधि है हमसे पूछा गया है। तो जब उस क्वेश्चन में आपसे अत्याचार में उपसर्ग पूछा गया था, उसी समय हमने इसकी संधि भी क्लियर कर दी थी कि इसमें दो शब्द मिले हुए हैं। एक शब्द है आपका छठवें क्वेश्चन में अत्याचार शब्द में दो शब्द हैं।
एक बार इसका हमसे उपसर्ग पूछा गया था, वहीं हमने क्लियर कर दिया था कि अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है और कौन संधि है। तो आपने देखा था कि इसमें दो शब्द मिले हुए हैं। एक शब्द है आपका अति और एक शब्द है आपका आचार। आचार नहीं बल्कि आचार है। ये दो शब्द हैं, दोनों शब्दों को आपस में संधि के माध्यम से जोड़ा गया है और बन गया है आपका शब्द अत्याचार। कैसे बना? तो एक संधि आपकी यण संधि है, पहले भी हमने बताया। इसमें ई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो ई का या बन जाता है। तो ई के बाद ई नहीं है बल्कि आ है, अर्थात भिन्न स्वर है, तो ई के स्थान पे आ बनता है। कैसे बनता है फिर से आप एक बार ध्यान से देखिए। ये आ है आपका और ये ता और ई को जब ता से निकाल लेंगे तो आपका बचेगा आधा ता। हमेशा स्वर जब व्यंजन से अलग होता है तो व्यंजन का अक्षर आधा हो जाता है, और ई के स्थान पे या बनाएंगे तो हमेशा केवल व्यंजन का अक्षर बनता है, आधा या बन गया। इधर से आ जब इधर आएगा इसमें मिलेगा तो यहाँ पर बड़ा आ का मात्रा या हो जाएगा, और आगे जो बचा है वो तो रहेगा ही, आगे आपका चार बचा है। तो इस प्रकार आपका जो शब्द होता है वो अत्याचार बन जाता है। तो ये अण संधि का नियम है। ऑप्शन में क्या आपके अण संधि दिया गया है? तो जी हाँ, ऑप्शन डी में आपका दिया गया है अण संधि, अर्थात 6वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा, अण संधि। ये हो गया 6वां क्वेश्चन। आइए देखते हैं अपने इस श्रृंखला का अगला यानी 7वां क्वेश्चन, कि 7वें क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। हाँ, यहाँ पर कई शब्दों के लिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा गया है, और इसमें आपसे पूछा गया है कि वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो, वाक्य के लिए एक शब्द, ध्यान रखिएगा मित्रों, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है भूभुड़, ऑप्शन बी में दिया गया है ऊसर, ऑप्शन सी में दिया गया है बनखंडी, और ऑप्शन डी में दिया गया है उपेक्षिता। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन परीक्षाओं में आने वाला क्वेश्चन है, इसलिए हमने इसको श्रृंखला में शामिल किया। देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो भूभुड़ या बनखंडी या उपेक्षिता, ये सब तो एकदम गलत है। आप अगर थोड़ा भी पढ़े होंगे इसको, तो इस प्रकार के वाक्यों को तो आप जान ही गए होंगे। इसका केवल एक ही ऑप्शन सही होगा, और वो ऑप्शन आपका और कोई ऑप्शन नहीं है बल्कि ऑप्शन आपका बी है। इसका ऑप्शन बी सही होगा। वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा नहीं होती, उस जमीन को ऊसर कहा जाता है, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। इस प्रकार ये 7वां क्वेश्चन हो गया इस श्रृंखला का। आइए देखते हैं इस श्रृंखला के 8वें क्वेश्चन को, कि 8वें क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर एक लोकोक्ति का इस्तेमाल किया गया है और आपसे इसी के बारे में पूछा गया है। आपसे पूछा गया है कि आधा तीतर आधा बटेर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, ये आपसे पूछ लिया गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है दुविधा में रहना, ऑप्शन बी में दिया गया है दोहरा व्यवहार करना, ऑप्शन सी में दिया गया है नमक मिर्च लगाकर बात करना, और ऑप्शन डी में दिया गया है अनमोल मिश्रण। 4 ऑप्शन हैं, तो हमारे बताने से पहले एक ऑप्शन आप चुन लीजिएगा। हर श्रृंखला में आप ऐसा ही करिए, हमारे बताने से पहले एक ऑप्शन चुन लीजिए, और लास्ट में देखिए 10 क्वेश्चन में हमारा कितना क्वेश्चन हमने सही किया है और कितना हमारा गलत हुआ है, और उसे आप सही करने की कोशिश करिएगा। तो फिलहाल 8वें क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी में दिया गया है अनमेल मिश्रण, तो ऑप्शन डी ही आपका सही होगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। अनमोल मिश्रण को ही आधा तीतर, अनमेल मिश्रण को ही आधा तीतर आधा बटेर कहा जाता है। तो इस प्रकार 8वें क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, अनमेल मिश्रण, यानी आधा तीतर आधा बटेर, आधा कुछ और वस्तु है आधा कोई और वस्तु है, जो दोनों का मेल नहीं है, और इसे अनमेल मिश्रण। तो ये हो गया आपका 8वां क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी श्रृंखला का
अगला क्वेश्चन यानी 9वां क्वेश्चन। तो ये रहा आपका 9वां क्वेश्चन। और 9वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन छायावाद के कवि हैं। छायावाद के कवि हमसे पूछा गया है और ऑप्शन में दिया गया है तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, कबीरदास और भिखारीदास। ये 4 ऑप्शन दिया गया है। तो हमारे बताने से पहले आप एक ऑप्शन जरूर चुन लीजिए और एक ऑप्शन सही कर लीजिए। और बात करते हैं छायावाद की। तो छायावाद के 4 कवि ऐसे हैं जो छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं। उनमें सबसे जो पहले कवि हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद, जिनका नाम आपने जरूर सुना होगा। और दूसरे जो कवि हैं वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनका उपनाम निराला है। और तीसरे कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। और चौथी एक कवयित्री हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। तो प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा, ये 4 जो कवि हैं और एक कवित्री को लेकर 4 कवि हैं। चारों छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं और चारों को एक नाम दिया गया है। चूँकि इनकी संख्या 4 है इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये पूछी जा सकती है कभी भी। इन चारों कवियों को कवि चातुष्टय के नाम से भी जाना जाता है। कवि चातुष्टय को लेकर क्वेश्चन आता है, कौन सा निम्नलिखित में से कवि चातुष्टय का कवि है। तो प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा, ये चारों में से कोई भी होगा। तो ऑप्शन की बात करते हैं तो हमारे ऑप्शन में एक ऑप्शन में दिया गया है जयशंकर प्रसाद, अर्थात यही ऑप्शन हमारा सही होगा। ऑप्शन सी सही होगा, जयशंकर प्रसाद। तो ये हो गया 9वां क्वेश्चन। आइए देखते हैं अपनी श्रृंखला के अगले क्वेश्चन को, अंतिम क्वेश्चन को, और देखते हैं उसमें क्या पूछा गया है। तो 10वां क्वेश्चन हमारा समास को लेकर है और इसमें पूछा गया है कि समास का विलोम शब्द क्या होगा। जी हाँ, समास का विलोम शब्द पूछा गया है और ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है व्यास, ऑप्शन बी में है अमास, सी में है अर्धमास और डी में है संक्षिप्त। अब देखना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। हमारे बताने से पहले आप एक ऑप्शन जरूर चुन लीजिए। और समास मीन्स होता है संक्षिप्त, और संक्षिप्त का विलोम जो भी हो सकता है वो आप चुन करके ज़रूर लगाइए। तो संक्षिप्त का जो विलोम है यहाँ पर सही है, वो सही ऑप्शन है आपका। समास का विलोम व्यास होता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए में दिया गया है व्यास। तो मित्रों, ये आपका हो गया 10 क्वेश्चन इस श्रृंखला का। आशा करते हैं इससे ज़रूर आपको लाभ मिलेगा। और आइए अब इस श्रृंखला को समाप्त करने की बारी आ गई है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं फिर अगले एक नए श्रृंखला में, जिसमें हम आपके लिए चुनकर लेके आएंगे कुछ बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। साथ ही साथ चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को मित्रों में शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो में हम आपके लिए चुनकर लाते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। परीक्षा की दृष्टि से कोई भी कंपटीशन की परीक्षा हो, प्रतियोगी कोई भी परीक्षा हो, उसमें यहाँ से आपको ज़रूर कोई ना कोई प्रश्न मिलेगा या फिर उस टाइप का प्रश्न मिलेगा, तो आपको लाभ मिलेगा वहाँ से। तो निरंतर हमारा ये जो प्रैक्टिस सेट है उसको आप देखते रहिएगा और इससे आपको ज़रूर परीक्षा में लाभ मिलेगा, हर हाल में लाभ मिलेगा। तो मिलते हैं फिर अगले एक नए प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में, तब तक के लिए जय हिंद।